अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 2024 हमेशा के लिए हम सब की ज़िंदगी से चला गया और ये साल मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था, क्योंकि इसी साल 18 जुलाई को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फ़रमाए। और बहुत कीमती थे वो, मैं उनके दिल के बहुत करीब थी और मैं उनकी सबसे बड़ी औलाद थी। तो ज़ाहिर है कि मेरा उनका नाता बहुत अनमोल था। और सच कहूँ तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को मानती थी ना, तो वो मेरे वालिद साहब थे। यूँ तो मैंने आपको ये भी बताया कि मेरे दादा का जब इंतकाल हुआ था तो उस पर भी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, और जब मेरी बहन इस दुनिया से गई तो उस पर भी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मेरे कोई करीब था ना, तो मेरे पापा थे। और आज भी मैं उनको अपने आसपास महसूस करती हूँ और इंशाल्लाह ता ज़िंदगी मेरे आसपास वो रहेंगे, क्योंकि बहुत अजीम इंसान थे वो, बहुत मेहनती थे और बहुत ज़्यादा लोगों की मेहमान नवाजी करते, बहुत इंसाफ पसंद थे वो। तो यूँ तो जब वो बहुत छोटे थे ना, तभी उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, यानी कि मेरे जो सगे दादा थे उनका इंतकाल हो गया था। तो मेरे पापा दो ही भाई थे, अंसार पहलवान और मोहम्मद अनवर। तो जब ये लोग बहुत छोटे छोटे थे ना, तभी उनके फादर का इंतकाल हो गया और हमारी दादी की दूसरी शादी हो गई, और वो भी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी प्यारी दादी थी ना कि मैं आपको यहाँ पे बता ही नहीं सकती हूँ। और मैं अपनी अम्मी से हमेशा बोलती थी कि आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जो इतनी अच्छी आपको सास मिली थी। तो फ़िलहाल मेरे पापा की परवरिश उनके चचा मुकीमुद्दीन ने किया था और उनका इंतकाल 1999 में हुआ था। तो उनकी परछाई थे मेरे पापा, और जो खूबियाँ मेरे दादा के अंदर थी ना, वही खूबियाँ मैंने अपने पापा के अंदर भी देखी थी। और जितने अजीम वो थे ना, उतनी अच्छी तरीके से उन्होंने मेरे पापा की और मेरे बड़े वालिद साहब की परवरिश की थी। बचपन में यतीम हो जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और यतीमी की हालत में अगर कोई भी सर पे हाथ रख देता है ना, तो उससे बड़ा इंसान कोई नहीं होता दुनिया में। तो फ़िलहाल मेरे पापा के चाचा ने उन दोनों भाइयों को पाला, और वो लोग बहुत छोटे छोटे थे जब मेरे दादा इस दुनिया से गए। इवन मैंने तो देखा भी नहीं। तो खैर, जब हम बड़े हुए तब हमें पता चला कि जिन्हें हम दादा कह के बुलाते हैं ना, असल में वो मेरे पापा के चचा हैं। तो फ़िलहाल बहुत अच्छे थे वो, और बहुत अच्छी परवरिश उन्होंने किया और दोनों भाइयों को इतने ऊंचे मकाम पे पहुंचाया। शायद उनके खुद के सगे वालिद होते तो वहाँ तक वो दोनों नहीं पहुँच पाते। मेरे बड़े वालिद साहब अपने क्षेत्र के मंत्री कई बार रहे, और मेरे जो वालिद साहब थे वो अपने गांव के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन सबको बहुत ज़्यादा नवाजा, लेकिन कभी भी मैंने उनके अंदर कोई घमंड नहीं देखा था। एक बहुत बड़ी खूबी जो हमारे घर वालों के अंदर मैंने देखी वो ये है कि हमेशा मैंने उनको डाउन टू अर्थ देखा, और कभी मैंने उनको कहीं पर भी गुरूर की हालत में नहीं देखा। तो फ़िलहाल ऐसे लोगों का मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो वालिद साहब थे ना, किसी की भी गलती होती वो जानते होती कि हाँ अगले बंदे की गलती, लेकिन हमेशा उन्होंने हम लोगों को समझाया, और कभी भी उन्होंने बुराई की तरफ नहीं भेजा कि हाँ सामने वाले ने गलती किया है तो तुम भी बढ़ चढ़ के बदला लो। हमेशा यही कहते, लेट गो करो बेटा और अपना काम करो। और मेरे पापा की ये अदा ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को भड़काया नहीं। हमेशा उन्होंने यही कहा कि झुक के रहो, और सबसे ज़्यादा मैंने उन्हें झुकते हुए देखा हर रिश्तों में, चाहे उनके अपने मामलात रहे हों, चाहे फिर हमारे मामलात रहे हों, या फिर किसी और के मामलात रहे हों। हमेशा उन्होंने झुकने के लिए मोटिवेट किया, और यही कहते कि बेटा अगर ज़रा सा झुक जाओगे ना तो छोटे नहीं हो जाओगे। और बहुत सारी ऐसी खूबियाँ थीं जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। और कभी कभी मेरी अम्मी जब ऐसे थोड़ा लाड में बोलना होता है ना, तो यही बोलती हैं कि बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा और मेरे वालिद साहब के अंदर जो भी आदतें थी ना, अल्लाह ने वो आदतें मेरे अंदर डाली हैं, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि जैसे ही मेरे बाप दादा डाउन टू अर्थ थे ना, वैसे मुझे अल्लाह भी इस दुनिया में रखे, और एक मामूली इंसान समझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह के निकलूँ। तो फ़िलहाल जी 2024 के बाद से वीडियो की शुरुआत हुई थी कि वो हम सब की ज़िंदगी से निकल गया। तो
एक साल हमारी ज़िंदगी का और कम हो गया और हम लोग आ गए 2025 में। तो यूँ तो लगता है कि हाँ, एक और साल जुड़ गया हमारी ज़िंदगी में, लेकिन अगर देखा जाए ना तो एक ईंट और गिर गई ज़िंदगी से। मिसाल के तौर पे अगर हमारी ज़िंदगी अभी 10 साल और बची है ना, तो उसमें से एक साल घट गया और अभी बचा है सिर्फ 9 साल। तो फ़िलहाल जी, मरने से पहले अपनी मौत की तैयारी ज़रूर करें। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं ना और तैयारी करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ से जाने की भी तैयारी करें, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर नई चीज़ का वेलकम हर इंसान अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी ना कि ज़िंदगी की हकीकत को समझिए, जो असल मकसद है ना उस पे ध्यान रखिए। तो फ़िलहाल जी 2025 की ये मेरी पहली वीडियो है और ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैंने आपको पहले भी बताया कि ठंड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यूँ तो मैं चैनल से ब्रेक नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन हो गया बस। और मैंने कोशिश किया कि ठंड पे मैं काबू पाऊँ, लेकिन मैं शाम के टाइम बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रही थी और 2 दिन तो ऐसा हुआ ना कि बहुत ज़्यादा ठंड लगी। तो खैर मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छी है माशाल्लाह, तो वहाँ पे तो ठंड बिल्कुल नहीं महसूस होती क्योंकि ज़्यादातर टाइम काम में होता है, लेकिन शाम के टाइम बहुत महसूस हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी सी राहत है। तो यहाँ पर अमानत गोभियों की हार्वेस्टिंग कर रही हैं। तो जब ये गोभी का प्लांट मैंने लगाया था ना, बहुत छोटा था और 1 रुपए का पेड़ था और इस तरीके से मैंने 8-10 पेड़ लाए थे और अभी गोभियाँ माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो इनके जड़ आप देखिए, ये ग्रो बैग है 16 इंच का और एक ग्रो बैग में मैंने एक ही गोभी का पेड़ लगाया था और इस तरीके से बहुत प्यारी, बहुत अच्छी गोभी निकली है। तो देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हाँ, ये 1 रुपए की गोभी है। तो आप इसको जब मार्केट में ख़रीदने जाएंगे ना तो 30-40 रुपए से कम ये नहीं होगी। तो लेकिन अगर साइज़ की बात करें ना, तो जो घर पे सब्जियां उगाते हैं ना, उसके साइज़ उसके बराबर नहीं हो पाती जो आपको बाज़ारों में मिलती है। उनकी साइज़ थोड़ा बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है प्योर चीज़ें मिलेंगी, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा होगा। तो मटर बहुत अच्छी निकली हुई माशाल्लाह और अमानत बिल्कुल नहीं कंट्रोल करती हैं और जब भी हम लोग छत पे जाते हैं तो वो तोड़ तोड़ के खाती रहती हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, यहाँ पे हम पनीर का जो है स्टफिंग रेडी कर रहे थे। इसमें चाट मसाला, अमचूर मसाला, थोड़ा हल्दी, नमक और जीरा डाल रहे थे और हम तो चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ने, लेकिन अमानत इसको नमाज़ पढ़ के बनाएंगी। तो उन्होंने मुझे मटर के लिए मना किया था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसमें मटर भी ऐड करूं। तो बस हम जल्दी जल्दी में ऐसे ही मटर डाल दिए, वरना मुझे इसको थोड़ा सा दरदरा मिक्सी में पीस लेना चाहिए था, क्योंकि जब इसको बेलेंगे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। तो अभी हो गई थी मेरी अगली सुबह और इस वक्त मैं उठती हूँ सुबह के 4 बजे। और यूँ तो मुझे ठंड बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन जो ठंड की सुबह होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है और बहुत सुकून के साथ यहाँ पे इबादत होती है। तो गर्मी के मौसम में तो बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, लेकिन विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। तो फ़िलहाल अगर इबादत की बात की जाए ना, तो आपको बहुत सुकून के साथ नमाज़ पढ़ना चाहिए और पूरे सुकून के साथ आपको कुरान की तिलावत भी करनी चाहिए। और साथ ही साथ आप जब तिलावत करें ना, तो उसके तर्जुमे को आप ज़रूर पढ़ें। भले ही आप एक पेज पढ़ें, एक वर्क पढ़ें, लेकिन समझें आप कि अल्लाह ताला आपसे क्या बात कर रहा है, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने वॉक दोबारा शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने स्टार्ट किया है अभी लगातार आ रही हूँ। और ठंड में वॉक करने की बात ही अलग होती है। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन अगर वॉक करना है ना, तो आप ठंड के मौसम में ज़रूर वॉक करिए।
और यही रीज़न है कि सुबह के टाइम मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पे सन्नाटा बहुत रहता है क्योंकि ठंड के मौसम में लोग जल्दी निकलते भी नहीं हैं। लेकिन आपको ठंड में मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए। तो बस आधे घंटे यहाँ पे वॉक होता है और उसके बाद मैं निकलती हूँ किसी और काम के लिए। तो वॉक ख़त्म करने के बाद मेरा दूसरा काम होता है अमान को लेकर आना बाहर, और अभी वो कार चलाना शुरू किए हैं तो बस उनके साथ मैं बैठी रहती हूँ और थोड़ा थोड़ा गाइड करती रहती हूँ। और सुबह का बहुत कम टाइम होता है लेकिन अभी उनको प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले उनको मेरे फूफी के बेटे ने सिखाया और तकरीबन उन्होंने 5 दिन इनको चलाना सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा उन्होंने सिखाया ना कि बस अमान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रोड पे लेके गाड़ी आ गए। और बस मैं उनके साथ बैठी रहती हूँ और थोड़ा थोड़ा गाइड करती रहती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है अमान को इस तरीके से कार ड्राइव करते हुए देख के, और बहुत खुशी और बहुत सुकून भी महसूस होता है। तो जब मैंने कार चलाना सीखा था ना तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे आज हो रही जब मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है, क्योंकि जब बच्चे आगे बढ़ते हैं ना तो माँ को बहुत खुशी होती है। तो खैर मुझे बचपन से कार चलाने का बहुत शौक़ था और अल्लाह ने मेरे इस अरमान को भी पूरा किया। तो फ़िलहाल अमान मुझसे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि मम्मा मुझे भी कार चलाना है, लेकिन बस मैं उनके 18 साल होने का वेट कर रही थी। तो स्कूटी वो पता नहीं कब चलाना शुरू कर दिए, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। और पापा के घर में स्कूटी थी तो वहाँ पर जब भी वो जाते थे तो मुझसे छिप छिप के वो चलाए, और मैंने उनको जब पहली बार चलाते हुए देखा था मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था क्योंकि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब कार चलाने की बारी आई ना तो यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस बीच मेरे फूफी के बेटों ने मेरी बहुत हेल्प की और बहुत उनका एहसान रहा, और उनका ये एहसान मैं ता ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगी। जब मैंने गार्डन का काम स्टार्ट किया तो वहाँ पर शैबान, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम ने मेरी बहुत हेल्प की, और जब तक मेरा काम नहीं पूरा हो गया ये सब मेरे साथ लगे रहे। लेकिन जब बात आई गाड़ी चलाने की ना तो मेरी दूसरी फूफी के बेटे यानी कि हसन ने बहुत मेरी हेल्प की, और इन चारों का मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। और जब कोई आपके ऊपर एहसान कर देना तो उसे ज़िंदगी भर भूलना भी नहीं चाहिए। तो मेरे अपने सगे भाइयों का बहुत एहसान है मेरे ऊपर। जब मेरा बहुत मुश्किल टाइम था तो बहुत साथ दिया था मेरे तीनों भाइयों ने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 भाई हैं, 2 बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और जो बीच वाले हैं वो पापा का बिजनेस देखते हैं। तो मेरे तीनों भाई यानी कि डॉक्टर जलालुद्दीन, अलाउद्दीन साहब और डॉक्टर सलाउद्दीन, तीनों मेरी ज़िंदगी में पिलर बन के खड़े रहे और हर पल मुझे मजबूती का एहसास दिलाते रहे। लेकिन अभी ये जो मेरे 4 भाइयों ने मुझ पे एहसान किया है ना, इनका भी एहसान मैं ता ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगी, और अल्लाह ऐसे ही भाई सबकी ज़िंदगी में नसीब करे। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि जैसे इन सारे लोगों ने मेरी हेल्प की ना, अल्लाह उनकी हेल्प करे और उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि शैबान साहब का अभी अभी नेवी में सिलेक्शन हुआ है और वो काफ़ी अच्छे गेमर हैं, हैमर गेमर। तो वो तकरीबन 6 सालों से खेल रहे थे, और अभी जब उनका नेवी में सिलेक्शन हुआ तो मुझे दिल से खुशी हुई, और उस बंदे ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और यूँ तो मेरी फैमिली के जितने बंदे हैं ना सब बहुत मेहनती हैं, लेकिन इस बंदे की जब मैंने मेहनत देखी ना, लाजवाब थी। इतना मेहनती कि मतलब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। और बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको नसीब करे और सबकी औलाद मेहनती हो और माँ बाप के फर्मा बरदार हों और अपने काम को अच्छे से करने वाले हों। तो खैर, जब भी कोई एहसान करे ना, चाहे वो अपना हो या पराया हो, आप उस एहसान को ज़िंदगी भर याद रखें। और अगर आपके पास देने के लिए कुछ ना होना तो एक आसान सा चीज़ बताऊंगी, उसे हमेशा याद रखिए कि कोई छोटा एहसान करे या बड़ा करे या भी ना भी करे, फिर भी आप उसको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए,
क्योंकि दुआ एक ऐसी अनमोल और कीमती चीज़ है ना, जिसका रद्दो-बदल कुछ है ही नहीं है। जब आप दिल से किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो आपको भी खुशी होती है और जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं ना, उससे भी बहुत खुशी महसूस होती है। तो मुश्किल वक्त में अगर कोई साथ दे दे ना, ज़रा सा भी ना, तो वो बहुत बड़ा एहसान होता है। तो फ़िलहाल जी अभी बस सुबह का नाश्ता हो गया, तो सुबह का जो टाइम है बहुत कम होता है मेरे लिए हमेशा से ही, और अभी तो मेरे तकरीबन आधे घंटे अमान के साथ निकल जा रहे हैं। तो चाय तो मैं चढ़ा के जाती हूँ, और जब अमान घर से निकलते हैं तो वो चाय को बंद करके जाते हैं, तो 80% चाय बनी रहती है। एंड जब मैं घर वापस आती हूँ तो बस फटाफट चाय को खौलाती हूँ और उसके साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है एंड थोड़ा सा काम करती हूँ, और उसके बाद दोबारा मैं बनाती हूँ कुछ और खाने के लिए। तो इस बीच मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था, तो बस यूँ ही कोई रीज़न नहीं था। ठंड बहुत ज़्यादा थी और आलस बहुत आ रहा था और काम बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा था। यूँ तो डेली के काम रहते ही हैं, लेकिन बस रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं कर रहा था। तो फ़िलहाल बस अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। अगर आज इंशाल्लाह हो जाता है तो मैं अपलोड कर दूँगी। और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, तो टाइम बहुत उसमें खर्च होते हैं, और यही रीज़न है कि बस ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लिया जाए। और व्लॉग बनाने में एक थोड़ा सा मतलब आपको प्रॉपर माइंड को सेट करना पड़ता है और पूरी तरीके से रेडी होना पड़ता है, तब जाके व्लॉग स्टार्ट होता है। और टाइम बहुत जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मन जो है मानने को तैयार नहीं होता है कि हाँ व्लॉग बनाया जाए। तो फ़िलहाल यहाँ काफ़ी टाइम से मैं पर्दे निकाल के रखी थी और मुझे इसको लगाना था, लेकिन बस ऐसे ही आलस में रखा हुआ था। तो खैर अभी मैंने सोचा कि इसको लगा देती हूँ। और जब इसको मशीन में धुलने लगते हैं ना, तो इसके जो पीछे के प्लास्टिक के रिंग होते हैं वो टूट जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वार्डरोब में चेक किया और वहाँ पे मुझे कुछ पीसेस मिल गई, उसको मैंने लगा दिया और अभी जो इसको हैंग कर देते हैं। तो बहुत सारे घर के काम पेंडिंग पे पड़े हुए, लेकिन जो ठंड का मौसम होता है ना, बहुत अच्छा मौसम होता है काम करने के लिए। आपके जितने भी काम होते हैं ना, आप उसको बहुत अच्छे से आसानी से निपटा सकते हैं, क्योंकि गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जब आप काम करते हैं, लेकिन ठंडी में आपका फ़ायदा होता है। जब आप काम स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको गर्माहट भी महसूस होती है और आपका काम भी हो जाता है। तो इस वक्त घर के अंदर बहुत सारे काम हैं, लेकिन हर दिन मैं यही सोचती हूँ कि कौन सा काम शुरू करूँ, क्योंकि इस वक्त घर की क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत गया है घर की क्लीनिंग किए हुए। यानी कि जो आप अपने पंखों की क्लीनिंग करते हैं या फिर जो भी जाला वगैरह साफ़ करते हैं, तो बीच बीच में मैंने किया था, बहुत थोड़ा सा किया था। लेकिन अभी जब कभी धूप नहीं निकलती है और इस तरीके से स्टैंड को अंदर रखना पड़ता है और फ़ैन चलाना पड़ता है ना, तो वहाँ से थोड़े थोड़े कूड़े गिरते हैं। तो बस यही कोशिश में रहती हूँ कि घर के काम जल्दी हो जाए, लेकिन दिन बड़ा छोटा होता है और काम बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से पूरा हो नहीं पाता है। बस कोशिश ही करते रहते हैं और अगला दिन आ जाता है। और अभी यहाँ पे जो भी मेरे ड्रेस हैं, इसको मैं खिड़की पे हैंग कर देती हूँ, क्योंकि बाहर वॉक करने जाते हैं तो रोड पे मतलब कभी ना कभी ऐसा लगता है ना कि हाँ नीचे से टच हुआ है, तो इसको मैं वार्डरोब में नहीं रख सकती हूँ और बस 1-2 बार पहनने के बाद वॉश करती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे मतलब एक अच्छी जगह इसको हैंग कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट करेंगे और फिर सीधा किचन में जाएंगे। तो सुबह से उठते हैं, लगातार काम होता रहता है और एक बार भी बैठने का मौका नहीं मिलता है, और इस तरीके से तकरीबन 8 साढ़े 8 बज जाते हैं एंड फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ। तो बस थोड़ी देर मोबाइल चलाते हैं, उसमें स्पीच वगैरह सुनते हैं और मुझे नात बहुत पसंद है, तो 1-2 नात सुन लेते हैं। इस तरीके से रेस्ट का टाइम भी ख़त्म हो जाता है और दोबारा किचन में चले जाते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।